गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आज कक्षा 9 विज्ञान का अगला पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि पृष्ठ संख्या 9 पर जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं आपकी NCERT की बुक में, पृष्ठ संख्या 9 के प्रश्न उत्तर जो दिए गए हैं उन प्रश्न उत्तरों को आप ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। तापमान दिया गया है 300 केल्विन और 573 केल्विन। इनको किस में बदलना है? इनको बदलना है हमको सेल्सियस में। सेल्सियस में कैसे बदलेंगे? सेल्सियस और के -273 और के का मान दिया गया है 300। पहले 300 रखेंगे, 300 में से 273 घटा देंगे, कितना बचेगा? 27 अंश सेल्सियस। अच्छा, ऐसे बी वाला है, सेल्सियस तापमान में बदलना है इसको 573 केल्विन को। तो केल्विन में दिया गया के -273 होता है, तो के के स्थान पर 273 रखिए, तो के स्थान पर 573 रखिए और -273 कर दीजिए। ये बचेगा क्या? 300 अंश सेल्सियस। ये होगा, ये फॉर्मूला है रखने का, समझने का कितना सरल है, इसको देखिए आप। दूसरा प्रश्न कह रहा है आपको कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, यानी 250 अंश सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी और 100 अंश सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो देखिए 250 अंश पर ताप, 250 अंश सेल्सियस ताप पर वाष्पित हो जाएगा, जल क्या हो जाएगा? वाष्पित हो जाएगा। और 100 अंश सेल्सियस पर ताप पर जल वाष्प अवस्था में होगा। किसकी अवस्था में होगा? वाष्प की अवस्था में, भाप की अवस्था में। जब जल को 100 अंश सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे, जल भाप की अवस्था में उठेगा। लेकिन जब 250 अंश सेल्सियस हो जाएगा तो ये वाष्पित हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे तीसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न का किसी भी पदार्थ की अवस्था, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। कोई भी जब पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तन करता है, ठोस से द्रव में जाता है या द्रव से गैस में जाता है, तो उसकी जो उसका तापमान रहता है वो स्थिर क्यों रहता है, कि जो तापमान उसको बराबर उतने दिया जा रहा है फिर भी तापमान बढ़ क्यों नहीं रहा है, उतने तापमान है। तो इसमें ऐसा होता है कि जब तापमान उसको देते हैं तो उसके अणु क्या हो जाते हैं? टूटते हैं। अणु बल क्या होते हैं? जो अणु बल से बंधे हुए हैं वो क्या होते हैं? बल, वो टूटते। जैसे ईंटा पिघलना हो तो इसके छोटे छोटे किरकिरी में क्या करेगा? पिघलेगा। तो वैसे पिघलने में जो अणु एक दूसरे में चिपके हैं उनको तोड़ने में, उन अणुओं को उनसे छुड़ाने में जो ऊर्जा दी जाती है, जो ताप दिया जाता है, वो उसमें खर्च हो जाता है, उनको अणुओं को अलग करने में। इसीलिए इसका तापमान नहीं बढ़ता। जैसे लिखा गया है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा पदार्थ के कणों के बीच आणविक बंधों को तोड़ने में खर्च होती है, इसलिए अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा पदार्थ का तापमान नहीं बढ़ा पाती है। को अणुओं, जैसे मान लीजिए अणु से, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर ये बना है, तो इसको पिघलाना होगा तो ये क्या हो जाएगा? धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। लेकिन जितना तापमान इसको पिघलने पर रहेगा, बाद में भी उसका टेम्परेचर नापेंगे तो उतना ही रहेगा, उसका तापमान बढ़ेगा नहीं। पिघलने तक पूरा इसका तापमान उतने रहेगा। क्यों? क्योंकि जब पिघलता रहेगा ताप उतने दिए रहेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? पिघलने में, यानी जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, उस छोटे छोटे अणुओं में बहने के लिए, इन छोटे छोटे अणुओं को तोड़ने के लिए वो तापमान लग जाता है इसमें, इसीलिए इसका तापमान और बढ़ता नहीं है। अच्छा, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। मतलब वायुमंडल में जो गैस है, इसको द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए, वायुमंडल में जो गैस तमाम उड़ रही हैं, इनको द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए कोई 2 विधि सुझाइए। तो पहली विधि है कि गैसों के अणुओं पर जो गैस उड़ रहे हैं वायुमंडल में, गैसों के अणुओं पर ताप बढ़ा देना ताकि वह अधिक पास आ सके। जब उस स्थान पर, यानी इस स्थान पर ताप क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ा सकेंगे, यानी बढ़ा देंगे तो अणु क्या हो जाएंगे, थोड़ा
पास पास आ सकेंगे। अच्छा, दूसरी विधि क्या है, गैसों का तापमान ज्ञात करना ताकि उनकी गैसों का तापमान क्या करना, गैसों का तापमान कम करना, यहां कम रहेगा, गैसों का तापमान कम करना ताकि उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाए, ताकि वह पास पास होकर द्रव में बदल सके। ठीक है, उनकी गैसों का जो तापमान है उसको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। गैसों के बीच जो तापमान है उसको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। जब कम कर दिया जाएगा गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी तो वो अणु क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, और अणु जितने पास पास होंगे वो क्या बन जाएगा, द्रव अवस्था में बन जाएगा। ये विधि है, ये प्रश्न उत्तर है इसके चारों के। इसको आप वीडियो को रोक करके इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, या इसको वीडियो को रोक कर इस प्रश्न उत्तर को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हम अगली हेडिंग आपको पढ़ाने चल रहे हैं, जैसा कि अगली वीडियो में हमने बताया था। अगली हेडिंग क्या पढ़ाना है, वाष्पीकरण। इसको मिटा दे रहे हैं, वाष्पीकरण पढ़ाना। चलिए देखिए हमारे साथ, वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, इसको देखेंगे हम। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण वाष्पीकरण क्या होता है, क्वथनांक से कम तापमान पर क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने, द्रव के वाष्प में, द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने, द्रव के परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को, होने की इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। देखेंगे अब वाष्पीकरण की परिभाषा करें क्वथनांक से। क्वथनांक का मतलब होता है, हमने अभी वीडियो में आपको बताया क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सारी चीजें हमने आपको बताई थी। ठीक है, तो क्वथनांक का मतलब होता है उबलना, यानी क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में, द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी क्वथनांक से कम तापमान पर जब जल वाष्प बन जाता है, जल क्या बन जाए, वाष्प के रूप में, भाप के रूप में परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब आता है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अगली हेडिंग आती है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन कौन से कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं? इसके 3-4 कारण हैं, सभी कारण को लिखेंगे। पहला कारण क्या है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर, सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर, सतही क्षेत्रफल
सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर, सतह का जब क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कपड़े को अगर इकट्ठा करके फैला दीजिए तो देर में सूखेगा, अगर कपड़े को पूरा खोल के रसरी पर फैला दीजिए, उसका क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा। जब क्षेत्रफल ज्यादा करके फैलाएंगे तो आराम से जल्दी से क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो वाष्पीकरण की जो दर है वो सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, यानी सतही क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी। यानी पानी गिलासे में रहेगा वही पानी तो कम भाप बन के उड़ेगा, लेकिन अगर वही पानी थाली में रख दिया जाएगा तो वाष्प बनकर जल्दी उड़ जाएगा, क्योंकि थाली का क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है, और गिलास का क्षेत्रफल जो है वो क्या है, कम है। तो इसीलिए क्षेत्रफल पर क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। यानी थाली में से पानी जल्दी वाष्पित होकर उड़ जाएगा और गिलासे में देर में जब वाष्पित होकर उड़ पाएगा। ये होता है तरीका। तो पहला से है सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर, ठीक है, वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी हेडी क्या है, करें तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि करने पर, तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि करने पर, अगर यदि हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो भी वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर हम तापमान में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, जैसे धूप होगी, धूप में कपड़ा जल्दी सूख जाता है, अगर धूप नहीं होती है तो कपड़ा देर में सूखता है। तो ये तापमान बढ़ने से, ठीक है, तो वाष्पीकरण में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वाष्पीकरण में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तीसरा है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी, यानी तीसरी बात क्या कह रहा है, आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी, आर्द्रता में जब हम कमी करते हैं, ठीक है, आर्द्रता क्या होती है, नमी। नमी को हम ही आर्द्रता बोलते हैं। जो नमी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता। लेकिन कहाँ नमी, वायु में, किसमें, वायु में। कभी कभी वायु को बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चलती है तो वायु में क्या रहता है, नमी रहती है। जो हवा हमको बहुत ठंडी ठंडी लगती है उसमें क्या रहती है, नमी रहती है। कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, आर्द्रता का मतलब होता है नमी। कह रहे हैं कि वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में विद्यमान वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता की कमी होने के कारण, अगर आर्द्रता की कमी हो जाएगी तो भी वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर ज्यादा सूखा कोई चीज हो जाएगा, मतलब गीला नहीं रहेगा कोई चीज, तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, आर्द्रता में कमी नहीं होनी चाहिए। आर्द्रता में अगर वाष्पीकरण को बचाना है, ठीक है, तो आर्द्रता में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, तभी कोई चीज बच पाएगा, नहीं तो क्या जाएगा, वाष्पीकरण होकर उड़ जाएगा। ठीक है, और तीसरा हो गया। चौथा ऐसे है वायु की गति में वृद्धि। चौथा क्या है, वायु की गति में, वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि। और अगला क्या है, वायु की गति में वृद्धि, यानी जब वायु की गति में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है तो कोई चीज जल्दी सूखता है। यानी हवा चलती है तो कोई चीज क्या होता है, जल्दी सूख जाता है, और हवा नहीं चलती है तो कोई चीज, वही चीज क्या होता है, देर में सूखता है। यानी वायु की गति में, गति भी यानी धीम और तेज, यानी वायु की गति भी वाष्पीकरण पर प्रभाव डालती है। अगर वायु की गति तेज है तो वाष्प जल हो या कोई भी चीज हो जल्दी वाष्पित होगा। ठीक है, कोई भी लिक्विड हो वो जल्दी वाष्पित होगा, और वायु की गति कम हो तो धीरे धीरे वाष्पित होगा। ये बात आप चार चीजें निर्भर करेंगे। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले चार कारक हैं मुख्य रूप से। पहला है सतही क्षेत्रफल का बढ़ जाना, दूसरा है तापमान में वृद्धि, तीसरा है आर्द्रता में कमी, आर्द्रता का मतलब नमी, ठीक है, और वायु, चौथा है वायु की गति में वृद्धि। ये चारों कारण हमको याद रखना है, और परीक्षा में आ जाए तो इन चारों कारण को क्या करना है, लिखना है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये चार कारक हैं जो वाष्पीकरण को क्या करते हैं, प्रभावित
करते हैं। अगली हेडिंग है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे महसूस होती है। जब कोई चीज वाष्पीकरण होता है, किसी चीज का वाष्पीकरण होता है तो उससे हमको शीतलता, जैसे हम काम करके आए कहीं से या दौड़ कर कहीं से आए तो हमारे शरीर में पसीना हो जाता है और हम पंखे के पास बैठते हैं तो हमको बहुत ठंडा ठंडा फील होता है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर का जो पानी है, ऊपर जो पसीना निकला है वो सूखने लगता है, और जब सूखता है यानी वाष्पीकृत हो, तेज हवा के कारण क्या होता है, वाष्पीकृत होता है। जब वाष्पीकृत कोई चीज होगी तो हमको ठंडक महसूस होगी। हमको कैसे महसूस होगी, ठंडक महसूस होगी, शीतलता महसूस होगी। जब किसी चीज का वाष्पीकरण होता है तो हमको शीतलता महसूस होती है। जैसे कि हम बताएं, हम दौड़ के आए और हमको पसीना हो जाए और हम पंखे के सामने बैठ जाएं तो जैसे जैसे पसीना सूखेगा वैसे वैसे हमको ठंडक महसूस होगी। अच्छा, कह रहे हैं खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। कह रहे हैं वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। मतलब इस प्रकार से क्या हो जाती है, शीतलता प्राप्त हो जाती है, शीतलता प्रदान हो जाती है। ठीक है। और करें गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, जिससे हम शीतलता मिलती है। तो गर्मियों में सूती कपड़ा पहनने से हमको पसीना क्या होता है, ज्यादा आता है। तो जब वो कपड़ा पहनेंगे तो हमको शीतलता का ज्यादा अनुभव होगा, क्योंकि उसमें सूखने की दर, सूती कपड़े में पसीने को सूखने की दर क्या होती है, बहुत अधिक होती है। और जितना बढ़िया पानी सूखे रहेगा उतने बढ़िया धीरे धीरे क्या करेगा, शरीर को शीतल बनाएगा, ठंडा बनाएगा। ठीक है, ये है शीतलता के प्रभाव। कह रहे हैं हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर के आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। इससे शरीर क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए ठीक है, इसलिए हमको जल्दी ठंडक महसूस होती है। अगला कह रहे हैं बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदे क्यों नजर आती है। जैसे फ्रिज से पानी निकालिए और उसको गिलास में क्या कर दीजिए, उलोर दीजिए। जब गिलास में उलोर देंगे तो इसमें बगल बगल क्या हो जाएगी, छोटी छोटी बूंदी निकल जाएगी। बगल में, गिलास के बगल में क्या हो जाएगी, छोटी छोटी बूंद निकल जाएगी। ये भी क्या है, वाष्पीकरण का प्रभाव है। क्या है, वाष्पीकरण का प्रभाव है। कैसे होता है, किसी बर्तन में हम बर्फीले जल को रखते हैं, बर्फीले मतलब ठंडे जल को रखते हैं, तो क्या होता है, जल्दी ही बर्तन के बाहरी सतह पर हमें जल की छोटी छोटी बूंदे नजर आने लगेगी। तो ऐसा क्यों होता है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा, वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा क्या होते हैं, ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। जब ये ठंडे पानी में आकर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बाहर की जो ये पानी कैसे है, ठंडा है, इसमें जो पानी भरा है वो क्या है, बहुत ही ठंडा है, पानी बहुत ही ठंडा है। लेकिन जैसे दीवार के संपर्क में आता है और बाहर का वायु का जो तापमान है ये ज्यादा है, जो तापमान ज्यादा से तापमान से कम तापमान से क्या होता है, इस बूंदों को क्या कर देते हैं, ये वाष्पीकृत करने का प्रयास करते हैं। यानी पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है, जलवाष्प, ठंडे जो ऊर्जा है, कहीं जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में क्या हो जाता है, बदल जाता है। जब ये जलवाष्प की बूंदे, मतलब जलवाष्प इसके पास में संपर्क में आता है तो ये बूंदों का रूप धारण करेगा, छोटी छोटी बूंदों का। यही वायु ही है, ये इससे आसपास की जो गिलास के अंदर से पानी बाहर नहीं निकलता है,
नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, गिलास के अंदर से पानी बाहर नहीं जाता। इसके पास की जो वायुमंडल है, जो वायु इर्द गिर्द है, वो ठंडी होकर वायु गिलास में छोटे छोटे अणुओं के रूप में क्या हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से होता है। कहे द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है, जो कि हमें जल की बूंदों के रूप में क्या हो जाता है, नजर आता है। ऐसा नहीं गिलास के बाहर पानी रहता है, इसके गिलास के बाहर जो वायु है वही इस जल, ठंडे जल के कारण वो क्या हो जाती है, ठंडी होकर गिलास में क्या हो जाती है, वायु ही चिपक जाती है और धीरे धीरे द्रव का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार से प्रक्रिया होती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। अब पहला पाठ आपका समाप्त हुआ, अब हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ। ठीक है, दूसरा पाठ कक्षा 9 का दूसरा पाठ है विज्ञान में, कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ के शुद्ध हैं या नहीं। अच्छा, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जहां समझ में ना आए कमेंट कीजिए, हम दोबारा बताने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद।